बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए की थी, जिससे हमने एक इक्वेशन ड्राइव की, दैट वाज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि लास्ट जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, वो यहाँ से थी। थोड़ा सा उसका रिकैप हम देख लेते हैं कि वो क्या थी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी। वो ये थी, जिसमें हमने किसी भी फील्ड प्रॉपर्टी के लिए, इंट्रिंसिक फील्ड प्रॉपर्टी के लिए डी एन ओवर डी टी का फार्मूला जो ड्राइव किया हुआ था, पार्शियल बाय पार्शियल टी इंटेग्रल ईटा रो डी वी प्लस सरफेस कंट्रोल सरफेस इंटेग्रल ईटा रो वी डॉट डी ए। ये जो रिलेशन हमारे पास हमने ड्राइव किया था, इस रिलेशन में n की जगह पे, इस प्रॉपर्टी की जगह पे n की जगह पे m और ईटा की जगह पे 1 रिप्लेस करा था हमने। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन बनी थी। ये देखें, डी एम ओवर डी टी के अंदर जहाँ पर डी एन ओवर डी टी फार्मूला, जो उसकी रेट इक्वेशन को हमने इंटेग्रल कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन का जो रिलेशन बनाया था डी एन ओवर डी टी का, उसमें n की जगह पे हमने m रिप्लेस करके और ईटा की जगह पे 1 रिप्लेस करके हमने उस इक्वेशन को ये 4.12 इक्वेशन का नाम दे दिया था। अब यहाँ पर बनने वाली जो इक्वेशन 4.12 थी, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक तो इक्वेशन थी, जिसको हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का नाम देते हैं। और फिर इसके हमने तमाम टर्म्स को सेपरेटेडली चेक किया था कि तमाम की तमाम टर्म्स हमारे पास क्या रिज़ल्ट हमें दे रही हैं। अच्छा, फिर इसमें हमने क्या कहा कि इसमें ये जो टर्म है पार्शियल बाय पार्शियल टी वाली जो टर्म है, कंट्रोल वॉल्यूम इंटेग्रल रो डी वी, ये जो टर्म है दैट इज़ बेसिकली रेट ऑफ इंक्रीज इन मास। जबकि जो दूसरी टर्म है जो कंट्रोल सरफेस इंटेग्रल है, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, ये हमारे पास नेट इनफ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास नेट इनफ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फिर हमने उसके कुछ स्पेशल केसेस किए कि अगर हम इनकम्प्रेसिबिलिटी का केस ले लेते हैं, अगर हम फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल ले लें, तो फिर ये जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने कहा था कि इनकम्प्रेसिबिलिटी के केस में डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, तो डेंसिटी को हम आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन ले लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेने के बाद जो चीज़ बन गई है वो ये बन गई। अच्छा, फिर ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटेग्रल डी वी है, तो इस सारे का नाम v बन गया और डेंसिटी पे डिवाइड करने के बाद ये इनकम्प्रेसिबल के लिए रिलेशन बन गया था। ये रिलेशन किसके लिए बन गया था? इनकम्प्रेसिबल के लिए रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया था। अच्छा, फर्दर हमने इनकम्प्रेसिबिलिटी के बाद ये कहा कि जो वॉल्यूम है इस केस में हमारे पास दैट इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो फिर वॉल्यूम चेंजेस इज इक्वल टू 0 हो जाएंगी। तो 0 हो गया, ये मेरे पास इंटेग्रल v डॉट डी आ गया है, ये जो है। और दूसरी बात है कि स्टडी केस में भी अगर हम सिर्फ स्टडी ही ले लें तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी जो चेंजेस होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो स्टडी के लिए भी ये हमारे पास पहले वाली टर्म 0 हो जाएंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यही है कि हम इंटेग्रल फॉर्म को क्या कर लेंगे, समेशन फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो फॉर्म थी समेशन v डॉट ए, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन है। ठीक है जी। अच्छा, जब ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया था ना, फिर हमने इसकी एप्लीकेशंस की थी कि इसको प्रॉपरली जब अप्लाई करें। स्टडी के केस में भी फिर दोबारा यही इक्वेशन बनी थी हमारे पास कि स्टडी के केस में डेंसिटी सिर्फ अंदर रह जाएगी,
क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल की फॉर्म में डेंसिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये केस हमारे पास किसके लिए आ गया था? ये दोनों केसेस जो हमने देख लिए थे कि स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल के लिए डिफरेंट केसेस एज्यूम कर लिए थे। अच्छा, फिर इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन 2 to 3 एग्जांपल्स हमने देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद सेकंड लॉ को स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन फॉर इनर्शियल कंट्रोल वॉल्यूम। अब जो मोमेंटम इक्वेशन है ये हमें क्या कहती है? तो मोमेंटम इक्वेशन ये है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ था उससे बनने वाली जो रेट इक्वेशन थी, वहां से हम जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे ना, दैट विल बी मोमेंटम इक्वेशन। तो उस इक्वेशन का नाम क्या होगा? मोमेंटम इक्वेशन होगा। तो अब हम मोमेंटम इक्वेशन वहीं से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विश टू ऑब्टेन अ कंट्रोल वॉल्यूम फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ के कंट्रोल वॉल्यूम फॉर्म को देखना चाह रहे हैं, और वी यूज द सेम प्रोसीजर वी जस्ट यूज फॉर मास कंजर्वेशन। और सेम प्रोसीजर यूज होगा, वही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के लिए जो हमने इक्वेशन राइट की थी उसी को हम जो है वो यूज करेंगे। तो मोमेंटम इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे बोला कि हम न्यूटन सेकंड लॉ को स्टार्ट करेंगे, और उसी के लिए जो हमने इक्वेशन 4.10 ली थी, जो कि फील्ड प्रॉपर्टी एन के लिए, इंट्रिंसिक फील्ड प्रॉपर्टी एन के लिए थी, वही फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। और न्यूटन सेकंड लॉ जो है ना हमारे पास वो ये है, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। अब डी पी ओवर डी टी की वही रेट इक्वेशन जब लिखूंगा डी एन ओवर डी टी के साथ, जब उसको रिप्लेस करूंगा, तो डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटेग्रल ईटा रो डी वी प्लस सरफेस इंटेग्रल ईटा रो वी डॉट डी ए। ये वही इक्वेशन आ गई। अब इस एन को रिप्लेस कर दूंगा पी से, और ईटा हमें, ये हमने पहले बताया था कि जब फील्ड प्रॉपर्टी को आप लोग चेंज करेंगे, एन को पी से रिप्लेस करेंगे तो ईटा को वी से रिप्लेस करेंगे। तो जहां जहां ईटा वहां पे वी लिख दें। अच्छा, ये आ गया डीपी ओवर डी, और डीपी ओवर डी किसके बराबर है? एफ के बराबर। तो डीपी ओवर डी की जगह पे ये सारी वैल्यू लिख लें, ये वाली जो यहाँ पे है, ये सारी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू लिख लेना यहाँ पे। अच्छा, और एफ जो है, अब ये चूंकि सारा एफ के बराबर है, अब एफ की वैल्यू निकालना असल हमारा इसके अंदर काम है। तो एफ के बारे में यहाँ पे पहले थोड़ी सी कुछ जस्टिफिकेशन दी गई है, जैसे ये देखें यहाँ पे कि एफ क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये कि वी नो विश टू ऑब्टेन अ कंट्रोल वॉल्यूम फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, वी यूज द सेम प्रोसीजर like mass conservation of mass with one note of caution: the control volume coordinates are inertial, that is the control volume coordinates x y z are either at rest or moving at constant speed with respect to the absolute set of coordinates x y z। यहाँ पर ये बात है कि इनर्शियल जो है कंट्रोल वॉल्यूम हमने जो है वो एज्यूम किया हुआ है। अच्छा, फिर वही इक्वेशन जो एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी है, और उसमें p की वैल्यू हमारे पास इंटेग्रल v डी एम है। इसका m से रिलेशन वही डिफरेंट है कि इस v की m के साथ क्या आ गया है, v मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, dp ओवर dt जो कि f के बराबर है, तो फोर्स जो होती है वो दो तरह की है। फोर्स हमारे पास सरफेस फोर्स भी हो सकती है और बॉडी फोर्स भी हो सकती है। तो इसी वजह से इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एफ एस प्लस एफ बी। दैट मे बी बॉडी फोर्स, दैट मे बी सरफेस फोर्स। अच्छा, फिर ये dp ओवर dt किसके बराबर था? f के बराबर था। तो dp ओवर dt को, रेट इक्वेशन को, अब हम dn ओवर dt के साथ रिप्लेस करने लगे हैं। dn ओवर dt के अंदर p पुट करने लगे हैं और ईटा की जगह पे v पुट करने लगे। तो ये हमारे पास जी रिलेशन ये आ गया कि ये सारा रिलेशन वही फील्ड प्रॉपर्टी dn ओवर dt के साथ आया, और इधर जो था वो फोर्स के बराबर था। तो फोर्स हमारे पास, हमने कह दिया कि इनर्शियल जो सिस्टम है हमारे पास, तो फोर्स सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम के हमारे पास सेम है। तो लेकिन फोर्स जो है आगे फर्दर डिवाइडेड है टू कंपोनेंट्स में, एक सरफेस कंपोनेंट है, एक बॉडी, एक सरफेस फोर्स है और एक बॉडी फोर्स है। अच्छा, और यूनिफॉर्म अगर हमारे पास फ्लो है, तो यूनिफॉर्म फ्लो में हमने कहा हुआ है कि ये जो सरफेस, जो कंट्रोल सरफेस पे जो अप्लाई होने वाला इंटेग्रल है, ये जो एरिया इंटेग्रल है, ये समेशन में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूँ कह लें कि आप लोगों के पास जो है वो
इंटेग्रल जो है वो समेशन साइन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब ये जो दोनों इक्वेशंस बनी हैं, ये बेसिकली हमारे पास वही चीज़ें हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ था। अब इनको हम बेसिकली मोमेंटम इक्वेशंस की तरफ ही लेके जाते हैं, यूँ कहते हैं कि मोमेंटम इक्वेशंस ही हैं। 4.17 ए और बी ऑफ आर कंट्रोल वॉल्यूम फॉर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये न्यूटन सेकंड लॉ की कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन है। इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, टोटल फोर्स के अंदर ये सरफेस और बॉडी फोर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोर्स के अंदर जब भी हमने फोर्स की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ली है, वहाँ पर फोर्स को अकेला एफ लिखने से हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो अकेला एफ नहीं लिखा, बल्कि हमने क्या किया है, फोर्स को आगे एलेबोरेट किया है, फोर्स को आगे फर्दर उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है कि फोर्स जो है वो सरफेस कंपोनेंट भी हो सकता है और मतलब सरफेस फोर्स भी हो सकती है और बॉडी फोर्स भी हो सकती है। एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम लीड्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ये कहता है कि जो टोटल फोर्स है ये किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास ये सारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद इन कंट्रोल वॉल्यूम। और ये क्या है, ये मोमेंटम फ्लक्स है, यानी कि इसको उसने नाम दिया है नेट रेट एट विच द मोमेंटम इज लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि नेट मोमेंटम फ्लक्स आउट या आउट फ्लक्स मोमेंटम। तो ये उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कि हमारे पास टोटल ये मोमेंटम इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, और दूसरा जो है मोमेंटम आउट फ्लक्स, इन दोनों के सम के इक्वल होती है। वी मस्ट बी लिटिल careful in applying equation 4.17. The first step will always to be carefully chosen to the control volume and control surface so that we can evaluate the volume integral and the surface integral. Each inlet and exit should be केयरफुली लेबल्ड। अच्छा, कहने का मतलब है कि हमारे पास अब ओवरऑल कंट्रोल वॉल्यूम और सर्फिसेज जो लेनी है, तो वो जब भी किसी भी सिस्टम को इक्वेशंस फॉर्म में या फिर उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ली जाए या उसको ड्रा किया जाए या वो सिस्टम पूरे को पूरा बनाया जाए, तो उस वक्त हमने बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि पूरा जो सिस्टम इंटेग्रल है, वॉल्यूम इंटेग्रल है, वो किस किस टाइप के लिए जाएंगे और इनलेट और एग्जिट एरिया कौन कौन सा होगा, जिससे हमने मोमेंटम फ्लक्स या मोमेंटम आउट फ्लक्स को देखना है। इन फ्लूइड मैकेनिक्स द बॉडी फोर्स इज यूजुअली ग्रेविटी। अब हमने ये कहा है कि जो तमाम एक्टिंग फोर्सेज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, दे में बी सरफेस फोर्सेज एज वेल एज दे में बी बॉडी फोर्सेज। तो सरफेस फोर्सेज जो हैं थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक्ट कर रही होती हैं, जो बॉडी फोर्सेज हैं विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक्ट कर रहे होते हैं। तो बॉडी फोर्सेज के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, सच टाइप ऑफ फोर्सेज जो हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम बाकी तमाम टाइप की फोर्सेस को इग्नोर करते हैं और बॉडी फोर्सेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के रोल को इम्पोर्टेंट मानते हैं। G is acceleration of gravity and WCV is the instantaneous weight of the entire control volume। और W क्या है यहाँ पर, मतलब ये बॉडी फोर्स है ना, ये अगर आप इसको गौर से देखें, रो dV दरअसल मास होता है, m इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और g जो है ग्रेविटी mg, तो ये वेट के ही बराबर होता है। और इसको दूसरे सेंस में कैपिटल M इंटू जी की फॉर्म में लिखा है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है। लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम में चूंकि हर वक्त जो है वो मास इन और आउट हो रहा है, तो इस वजह से हमने इस को इंस्टेंटेनियस जो वेट का नाम दिया, इंस्टेंटेनियस वेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम का नाम दिया। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी, इन मैनी एप्लीकेशंस द सरफेस फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर। बहुत सारी जगहों पे जो सरफेस फोर्स है वो प्रेशर की वजह से भी है। एफ एस इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस पी डी ए। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सरफेस फोर्स है वो प्रेशर लिया है, और प्रेशर के साथ ही जो नेगेटिव साइन है ये हमारे पास किस वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि जो प्रेशर फोर्स जो है एक्टिंग ऑन टू द कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि यूँ कह लें कि बाहर से अंदर की तरफ जो है वो प्रेशर जो है नॉर्मली इनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। तो इस वजह से नेगेटिव साइन यहाँ पर सरफेस फोर्स के साथ अप्लाई किया गया है, ये यूँ कह लें कि लेबल किया गया है। अच्छा जी, तो यहाँ तक किया हमने रिलेशन सरफेस फोर्स के लिए एक रिलेशन अभी फाइंड आउट।
कर लिया। इट्स वर्थ stressing that even all points on the surface that have an outflow, the pressure force acts onto the control volume. तो क्या होगा जी, हमारे पास इसी तरीके से कि चाहे पॉइंट जो है आउटफ्लक्स हो रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ ही अप्लाई होगा। In equation 4.17 we must be carefully in evaluating इस इंटेग्रल को जब हमने इवेलुएट करना है, या यूं कह लें कि यूनिफॉर्म के केस में हो तो यही इंटेग्रल जो है वो समेशन की फॉर्म में होगा। तो इसको हमने थोड़ा सा देखना है कि इसको इवेलुएट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकी डायरेक्शंस किस डायरेक्शन में। द वेलोसिटी v मस्ट बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल वॉल्यूम कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी, यानी कि यूँ कह लें कि अगर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ली जाएगी, अपोजिट है तो नेगेटिव ली जाएगी। With the appropriate Sandfire's vector components u, v and w, recall also that the scalar product will be positive for outflow and negative। सिंपल सी बात है कि जाहिर है अगर हमारे पास जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वी कंपोनेंट पॉजिटिव लिया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। इस तरह वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे वो भी एज पर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जी जो है वो लिखे जाएंगे। अच्छा, अब वही जो इक्वेशन हमने पहले लिखी थी, ये वाली इक्वेशन थी, इसमें ये जो वेलोसिटी थी, ये v डॉट है, ये तो आपस में डॉट प्रोडक्ट ही आएगा ना। ये जो वेलोसिटी है ये कंप्लीट वेक्टर नोटेशन है। अगर इसको इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ये v डॉट, ये डी ए के अंदर ये वेलोसिटी का कंपोनेंट क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो इस वजह से हमने इसको v डॉट डी ए ही रहने दिया है। ये दोनों आपस में मिलकर क्वांटिटी स्केलर जनरेट कर रहे हैं। ये पहले वाले वेक्टर हैं दोनों v, तो उनकी जगह पे इस u की जगह पे और इस u की जगह पे कैपिटल V था वेक्टर फॉर्म में। अब मैंने सब का x कंपोनेंट लिखा तो फोर्स के नीचे सबस्क्रिप्ट x डाल दिया, सरफेस फोर्स थी तो उसके नीचे सबस्क्रिप्ट x डाल दिया, बॉडी फोर्स थी उसके नीचे सबस्क्रिप्ट x डाल दिया। तो ये हमारे पास एक केस बन गया जिसमें हमने क्या कर दिया कि फोर्स का ये x कंपोनेंट आ गया, इसी तरह ये फोर्स का y कंपोनेंट, और ये दूसरी तरफ उसकी जो वैल्यू थी उसका y कंपोनेंट आ गया, इसी तरह ये z कंपोनेंट आ गया। तो ये हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन है। यूनिफॉर्म फ्लो है तो ये सेकंड इंटेग्रल जो है उसी को हमने कहा हुआ है कि वो समेशन फॉर्म में है, वरना बाकी आप सारा देख लें, सारे का सारा ये वही है जो 4.18 ए और बी थी ना, वही सी और डी में कन्वर्ट हो गई। तो ये अब हम देख लें कि हमारे पास जो है वो एफ एक्स, एफ वाई और एफ जी आ गए हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यूनिफॉर्म के केस में इस इंटेग्रल की जगह पे समेशन साइन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। Note that we found that the mass conservation equation 4.12 for steady flow in the first term of the right in equation 417 and 18 is 0। ये क्या कहना चाहता है, अगर हम स्टेडी फॉर्म ले रहे हैं तो स्टेडी केस वो होता है जिसके अंदर हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट हो, टाइम पे डिपेंड नहीं करती कोई, तो फिर स्टेडी के लिए जो इक्वेशन है वो ये बन जाएंगी, मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इस फॉर्म में हो जाएगी, मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो ये देखें एफ एस एक्स प्लस एफ बी एक्स इज इक्वल टू समेशन यू रो वी डॉट डी ए। तो ये किस सूरत में होगी, ये हमारे पास इस केस में अगर हमारे पास फ्लूइड जो है वो स्टेडी है, तो स्टेडी के केस में ये सिचुएशन बन जाएगी जी हमारे पास। ओके, स्टेडी की इक्वेशन होगी। वी विल नाउ लुक at 5 examples to illustrate some features of the various forms of the momentum equation for a control volume। अब हम मोमेंटम इक्वेशन के डिफरेंट फीचर्स देखने के लिए कि मोमेंटम इक्वेशन को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 4.4 demonstrates how the intelligent choice ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम कैन सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हम कंट्रोल वॉल्यूम, चूंकि वो एज्यूम्ड वॉल्यूम होता है, तो वो हम अपनी मर्जी से अगर चेंज करके लें तो किस टाइप का चेंज करके लें या कैसा लें, या इसकी सिलेक्शन जो है कैसे हमारे जो एनालिसिस है उस पर असरअंदाज हो सकती है और कैसे उसको इम्प्रूव करती है। एग्जाम्पल 4.5 इन्वॉल्व्स अ प्रॉब्लम इन विच वी हैव सिग्निफिकेंट बॉडी फोर्सेस। और इसी तरीके से 5 के अंदर बॉडी फोर्सेस की एप्लीकेशन, 4.6 के अंदर कि कैसे हम जो है वो गेज प्रेशर को यूज़ करेंगे, 4.7 के अंदर जो है, यानी कि ये कह लें
कि हर एग्जाम्पल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिक फिनोमिनाज को डिस्कस करेंगे, ये यूँ कह लें कि उनकी एप्लीकेशंस को देख रहे होंगे। अब यहाँ से उसकी एप्लीकेशन शुरू होगी। तो अभी तक हमने जो काम किया वो ये काम किया कि न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करके हमने मोमेंटम इक्वेशन फॉर इनर्शियल कंट्रोल वॉल्यूम को ड्राइव किया है, मोमेंटम इक्वेशन को, जिसके अंदर हमने F इक्वल टू डी पी ओवर डी टी को लिया और डी एन ओवर डी टी वाली वही बेसिक इक्वेशन को यूज़ किया है, और एन की जगह पे क्या यूज़ किया हमने, पी यूज़ किया, सो दैट के डी पी ओवर डी टी का रिलेशन आ जाए, और फोर्स की जगह पे एफ एस प्लस एफ बी यानी कि सरफेस फोर्सेज को भी यूज़ किया और बॉडी फोर्सेज को भी यूज़ कर लिया है। अच्छा, ये बात होगी हमारे पास। फिर हमने ये यूज़ करके ये दोनों इक्वेशंस जनरेट की। उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट फॉर्म लिखी, कंपोनेंट फॉर्म में भी फिर दोनों तरह के कंपोनेंट फॉर्म लिखी, यूनिफॉर्म के लिए भी और स्टडी के लिए उसने बता दिया है, लेकिन मैंने ये वाला कंपोनेंट आपको बता दिया था कि ये गायब कर देंगे पार्शियल ओवर पार्शियल टी वाला, तो स्टडी के लिए हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन आ गई। तो अभी तक हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास था, अभी तक हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन की डेरिवेशन देख ली है, और दूसरी जो है वो हमने मोमेंटम इक्वेशन की डेरिवेशन देख लिया है। तो दो डेरिवेशन अभी तक कंप्लीट हुई हैं। अब जो भी हम काम करेंगे वो काम होगा इसकी एप्लीकेशन का। तो इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप लोग अभी इसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उस वीडियो के अंदर हम इसकी एप्लीकेशन या इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिए, जो क्वेश्चन वो आप लोग पूछ सकते हैं।